देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त हमारे पास है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में विपक्ष की बड़ी बैठक चल रही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष, उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यह बड़ी बैठक बुलाई है और इसमें अखिलेश यादव और जयंत चौधरी शामिल हैं। यूपी के ये दो बड़े अपोजिशन लीडर, विपक्ष के नेता इस बैठक में शामिल हैं, जिसकी तस्वीरें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यह बैठक और बड़ी बैठक विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने की, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की और आपसी बातचीत से विपक्ष का एक चेहरा तय करने की, जो राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा किया जा सके। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं और ये दोनों इस बैठक में शामिल हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष हैं, जयंत चौधरी राज्यसभा सांसद हैं, अपने दल के नेता हैं, दोनों ही इस बैठक में शामिल हैं। और अखिलेश यादव ने घोषित कर दिया है कि ममता बनर्जी जिस नाम को कहेंगी उस नाम को समर्थन दिया जाएगा और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है और आहूत किया इस बैठक को टीएमसी लीडर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह बड़ी बैठक, तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम बड़े विपक्षी नेताओं को आप देख सकते हैं इस बैठक में शामिल हुए, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे जयंत चौधरी हो या कांग्रेस के लीडरान हो, सब इस बैठक में पहुंचे हैं। बीएसपी ने इस बैठक से किनारा किया है और इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को भी इस बैठक में नहीं बुलाया गया। ये देखिए आप, महबूबा मुफ्ती जब पहुंची तो देखिए कैसे स्वागत किया उनका ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने ऐसे स्वागत किया महबूबा मुफ्ती का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और देखिए आप दूसरे लीडर्स जब पहुंचे अपोजिशन के तो कैसे उनका स्वागत किया ममता बनर्जी ने। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, हमारे संवाददाता, और ज्यादा हमें जानकारियां देंगे। अविनाश, ये बैठक कब शुरू हुई और कौन से बड़े चेहरे, कुछ तो अभी मैंने दर्शकों को बताए हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती, जैसे अखिलेश यादव, जैसे जयंत चौधरी, ये लोग पहुंचे हैं इस बैठक में, हमने तस्वीरें भी देखी हैं, लेकिन इसके अलावा अपोजिशन के और कौन से बड़े लीडर्स हैं जो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे? जी देखिए, अगर बात करें राजेंद्र, तो सबसे महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। राष्ट्रपति चुनाव का नामांकन आज से शुरू हो चुका है। ऐसे में विपक्ष का एक कैसे साझा उम्मीदवार तैयार किया जाए और कैसे उसको चुनाव जिताया जाए, इसको लेकर के मंथन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बड़े राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी की ओर से अगर बात करें तो अखिलेश यादव तो शामिल ही हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जयंत चौधरी भी इस बैठक में शामिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से भी यहाँ पे बैठक में शामिल है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से सीपीआईएम, जो कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हमेशा से प्रतिद्वंदी रही है, वो भी इस बैठक में शामिल है। कांग्रेस की ओर से 3 लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सिंह सुरजेवाला और इसके अलावा जयराम रमेश, ये लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और बैठक में शिरकत कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है राजेंद्र की जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पिछले महीने ही टीआरएस के जो प्रमुख हैं उनसे मुलाकात की थी, के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, और उस वक्त भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बातचीत हुई थी। लेकिन आज जिस तरीके से कांग्रेस इस बैठक में शामिल हुई है तो 3 दलों ने इस बैठक से दूरी बना ली है, जिनसे कि ममता बनर्जी के काफी अच्छे रिश्ते हैं। खासतौर से अगर बात करें तो इसमें टीआरएस एक ऐसी पार्टी है जिसने दूरी बनाई है इस बैठक के, जबकि वो सबसे पहले चाह रही थी कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के एक साझा उम्मीदवार हो। इसके अलावा अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली में जिस कोई प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं पहुंचा, जिसकी कि उड़ीसा में बात करें तो बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल, जिसकी कि उड़ीसा में सरकार है, नवीन पटनायक वहां पे मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से भी यहाँ पे कोई नहीं पहुंचा है। बाकी अन्य दलों की बात करें तो बाकी सभी दलों के लोग यहाँ पे प्रतिनिधि के तौर पे पहुंचे हैं। हालांकि बसपा भी यहाँ पे शामिल नहीं हुई है। सभी नेताओं की बैठक अभी यहाँ पे चल रही है। इसके बाद अगर बात करें तो बैठक तकरीबन 6 बजे के करीब खत्म होगी और इसके बाद एक साझा प्रेस वार्ता भी की जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि आज ये जो विपक्ष की बैठक हुई है इसमें किस तरीके से आगे की रणनीति को लेकर के चर्चा हुई है और कैसे विपक्ष अपना राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है उसकी तलाश करेगा और कैसे राष्ट्रपति पद के लिए तमाम सारे अन्य दलों से बातचीत करेगा। तो यहाँ पे ये बैठक अभी चल रही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। अखिलेश यादव इसी बैठक के लिए आज सुबह दिल्ली पहुंचे और सबसे पहले दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मेदांता अस्पताल का रुख किया, जहां पे अगर बात किया तो मुलायम सिंह यादव का रूटीन चेकअप चल रहा है और वहां पर जाके उन्होंने मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य का हालचाल लिया, स्वास्थ्य की जानकारी ली और अपने पिता से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के भी बातचीत की। क्योंकि अगर बात करें तो 2017 के वाकये को आप याद करिए, अगर बात करें तो मुलायम सिंह यादव और इसके साथ
अगर बात करें तो ममता बनर्जी दोनों साथ में बैठे थे, लेकिन बाद में मुलायम सिंह यादव ममता बनर्जी से इतर जाकर वोट कर दिए थे। आज अखिलेश यादव ने भी नेताजी से मुलाकात किया और उसके बाद इस बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इस बैठक में शामिल होने के लिए कई सारे विपक्षी दलों के नेता पहुंचे हैं। खासतौर से आरजेडी की ओर से बात करें तो मनोज झा पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एचडी देवगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद बशीर यहाँ पे पहुंचे। मुस्लिम लीग जो कि केरला में पार्टी है, उनकी क्षेत्रीय स्तर पे उनके भी कई सारे वोट हैं, तो वो भी यहाँ पे पहुंचे। इसके अलावा अगर बात करें तो टीआर बालू, जो कि बात करें तमिलनाडु में जिनकी सरकार है डीएमके की, उसकी ओर से यहाँ पे वो पहुंचे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो अखिलेश यादव और महबूबा मुफ्ती भी पहुंची है, जो कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री है, वो भी यहाँ पे पहुंची हुई हैं। सभी नेताओं की अभी ये बैठक चल रही है और विपक्ष ने ये रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे राष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा वोट जुटाया जा सके और अपने उम्मीदवार को जिताया जा सके। हालांकि अगर अभी की स्थिति में आप देखिए तो बीजेपी के पास इतना बहुमत है कि वो अपने उम्मीदवार को आसानी से चुनाव जिता सकता है। बीजेपी को केवल या तो वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिल जाए या तो बीजेडी का समर्थन मिल जाए तो बीजेपी अपने उम्मीदवार को चुनाव जिता लेगी। और जिस तरीके से वाईएसआर कांग्रेस, जिनकी की आंध्र प्रदेश में सरकार है, उन्होंने इस बैठक में शिरकत करने से मना कर दिया है, बीजेडी ने भी इस बैठक में शिरकत करने से मना कर दिया है। तो ऐसे में लग रहा है कि बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस जिस तरीके से पहले अतीत में बीजेपी का साथ देते हुए लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कई बिलों में देते हुए आई है, तो लिहाजा राष्ट्रपति चुनाव में भी उम्मीद जताया जा रहा है कि वाईएसआर कांग्रेस और इसके अलावा बीजेडी केंद्र सरकार का सहयोग करेगी, बीजेपी का सहयोग करेगी। तो ऐसे में बीजेपी को ज्यादा तकलीफ नहीं है राष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार को चुनाव जिताने में, लेकिन बीजेपी चाहती है कि चुनाव में जो जीत हो वो काफी बड़ी हो, जिससे कि एक संदेश जाए। यही कारण है कि बीजेपी अपनी जीत को बड़ी करने के लिए पार्टी की ओर से, खासतौर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को नियुक्त किया है कि वो तमाम सारे दलों से बातचीत करेंगे और तमाम सारे दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। मौजूदा स्थिति में बीजेपी का जो उम्मीदवार होगा वो आसानी से राष्ट्रपति पद का चुनाव जरूर जीत लेगा, लेकिन चाहती है, यही कारण है कि राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जल्द ही तमाम सारे दलों से बातचीत करना शुरू करेंगे कि कैसे उनके सहयोग से अपने उम्मीदवार को ज्यादा भारी संख्या से वोटों से जिताया जा सके। लेकिन विपक्ष की भी यही रणनीति है कि बीजेपी के उम्मीदवार भले जीते, लेकिन जीत और हार का अंतर इतना नहीं होना चाहिए और एक संदेश जाए कि विपक्ष ने कड़ी फाइट दी है। और यही कारण है कि आज यहाँ पे ये बैठक हो रही है। 22 दलों को कुल आमंत्रित किया गया था, जिसमें से अगर जी यहाँ पे जरूर पहुंचे हैं और उनके साथ अभी भी ये बैठक बदस्तूर जारी है। बैठक के बाद एक ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें अपनी रणनीति के बारे में विपक्ष के तमाम सारे नेता बात रखेंगे। तो कोई नाम चर्चा में है विपक्ष के नेताओं के बीच में, ये भी देखना होगा कि सामने आता है कि नहीं आता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप नजर बना के रखिए अविनाश, ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। फिलहाल के लिए जो आपने जानकारियां दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज हिंसा की बात करते हैं, जिसके आरोपियों की तस्वीर जारी कर दी गई है। पुलिस ने 59 पत्थरबाजों की तस्वीर जारी की है। नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद हिंसा के आरोपियों की तस्वीर जारी की गई है। पोस्टर्स के जरिए आरोपियों की पहचान कराई जाएगी। पहचान होने के बाद इनकी गिरफ्तारी कराई जाएगी। शहर में अलग अलग जगहों पर यह पोस्टर लगाए जाएंगे। 59 आरोपियों की तस्वीर जारी कर दी गई है प्रयागराज पुलिस के द्वारा पोस्टर के फॉर्म में। इन्हीं तस्वीरों को, 59 आरोपियों की तस्वीरों को मिला के पोस्टर बनाया गया है और इसको अब शहर के अलग अलग इलाकों में चस्पा किया जाएगा। ये देखिए आप तस्वीरें जब ज्वाइंट की गई तो ऐसी तस्वीर बन रही है। एक्सक्लूसिवली आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। पिछले जुमे को नमाज के बाद जो प्रयागराज में हिंसा हुई उसके 59 आरोपियों की तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी गंगा की स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस ने इनको पहचान लिया है और इसके बाद इनकी तस्वीरें इस तरीके से पेश करके ये पोस्टर बनाया गया है। मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रयागराज से हमारे संवाददाता। मोइन, अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो उस वक्त प्रयागराज पुलिस ने 13 तस्वीरें जारी की थी। अब 59 तस्वीरों के जारी होने की बात है और पोस्टर लगाए जाने की बात है। ये जो 59 आरोपी जिनकी तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं, इनके बारे में भी पुलिस को कोई सूचना प्राथमिक तौर पर प्राप्त है या उनका भी कोई विवरण मिल पाया है?
देखिए, आपको बता दें कि प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान जो हिंसा हुई थी उसमें तमाम लोग नामजद किए गए थे और तकरीबन 5000 से ज़्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस को तमाम वीडियो फुटेज और तस्वीरें मिली थी। तो पहले चरण में उन लोगों की गिरफ्तारी की गई जो नामजद थे या फिर मौके से पकड़े गए थे। इसके बाद अब वीडियो फुटेज और तस्वीरों की पड़ताल की गई तो तकरीबन 85 लोगों की तस्वीरें सामने आई हुई हैं। इन 85 लोगों में से 59 ऐसे लोग हैं जिनकी तस्वीरें बेहद साफ हैं और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रयागराज पुलिस ने जारी कर दी हैं। अब इन तस्वीरों का कोलाज बनाया जा रहा है, पोस्टर तैयार कराया जा रहा है और उम्मीद ये है कि 1 से 2 घंटे के अंदर प्रयागराज की सड़कों पर ये जो पोस्टर हैं आरोपियों के, इन्हें चस्पा कर दिया जाएगा, इन्हें लगा दिया जाएगा। जो एसएसपी अजय कुमार हैं, उनका ये कहना है कि इन पोस्टरों को रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, साथ ही साथ उस हिंसाग्रस्त अटाला इलाके में लगाया जाएगा जहां पर सबसे ज़्यादा बवाल हुआ था, जहां पर सबसे ज़्यादा हंगामा हुआ था। तो इन तस्वीरों को सार्वजनिक करने के बाद इनके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी, क्योंकि पुलिस के पास इन तस्वीरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ चेहरे सामने आए हैं। तो पुलिस को उम्मीद है कि जब ये तस्वीरें सार्वजनिक होंगी, पोस्टरों के जरिए लोगों की जानकारी में आएंगी, तो इनके बारे में जानकारी मिल पाएगी, इनका नाम पता मिल पाएगा, उसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी की जाएगी, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक और अहम जानकारी आपको दे देते हैं कि प्रयागराज में जिस तरीके से जी अपनी बात पूरी करिए मोइन, आपको यह अहम जानकारी दे रहे थे। जी, एक अहम जानकारी ये दे देते हैं कि प्रयागराज में जिस तरीके से 92 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसमें कुछ गिरफ्तारियों पर सवाल उठाए गए थे, आरोप लगाए गए थे। तो उन आरोपों से बचने के लिए, उन सवालों का जवाब देने के लिए अब एक फैसला लिया गया है। एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई है और इस कमेटी के अप्रूवल के बाद ही हिंसा मामले में किसी की गिरफ्तारी की जाएगी। इस हाई लेवल कमेटी को गठित किया गया है एडीजी जोन प्रेम प्रकाश की अगुवाई में और इस कमेटी में 4 अन्य सदस्य रहेंगे। आईजी रेंज राकेश सिंह रहेंगे, एसएसपी अजय कुमार रहेंगे, एसपी सिटी रहेंगे और साथ ही साथ CO1 जो सतेंद्र कुमार हैं वो रहेंगे। तो प्रयागराज हिंसा में अब कोई भी गिरफ्तारी इस हाई लेवल कमेटी के अप्रूवल के बाद ही की जा सकेगी। निचले स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की, गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। जो भी ब्यौरा जुटेगा उसे इस कमेटी के पास सामने रखा जाएगा। कमेटी देखेगी कि इनके खिलाफ किस तरीके के सबूत हैं, किस तरीके का आधार इनके पास आया है, इनका क्या रोल रहा है हिंसा में, और वो अप्रूवल दिए जाने के बाद ही किसी की गिरफ्तारी की जाएगी। तो अब तक 92 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तमाम लोग शक के आधार पर हिरासत में लिए गए हैं। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है, उनका रोल खंगाला जा रहा है और जब सबूत मिल जाएंगे, जब इनके खिलाफ पुख्ता तस्दीक हो जाएगी, कमेटी का अप्रूवल मिल जाएगा, तो इनमें से भी कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की जा सकती है। ये इस वक्त की बेहद अहम जानकारी है राजेंद्र जी। बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं मोइन। एक बार फिर से जो बड़ी खबर आपने दी है वो दर्शकों को बता दें। प्रयागराज की हिंसा से संबद्ध ये खबर बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण है जो मोइन इस वक्त हमें दे रहे हैं। प्रयागराज की हिंसा में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। गिरफ्तारी की पहचान के लिए 5 अफसरों की एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। एडीजी जोन प्रेम प्रकाश की अगुवाई में कमेटी बनाई गई है हाई लेवल, और इस कमेटी में एडीजी के अलावा आईजी रेंज राकेश सिंह, एसएसपी अजय कुमार, एसपी सिटी दिनेश सिंह और CO सिटी सत्येंद्र कुमार भी रहेंगे। और किसी भी गिरफ्तारी से पहले इस हाई लेवल कमेटी से अप्रूवल लेना होगा और इस हाई लेवल कमेटी के अप्रूवल के बाद ही वो गिरफ्तारी मुमकिन हो पाएगी। अप्रूवल के बाद ही किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी की जा सकेगी और कमेटी किसी भी आरोपी के खिलाफ मिले सबूतों की पड़ताल करेगी। पहले स्वाभाविक तौर पर इस हाई लेवल कमेटी का गठन ही इसीलिए किया गया है कि इस गिरफ्तारी की प्रक्रिया को बिल्कुल पुख्ता रखा जाए और इस पर किसी प्रकार का आरोप न लगे, जैसा कि लग रहा है। मोइन के पास चलते हैं। मोइन, कमेटी के गठन के पीछे क्या कोई कारण दिया गया है? ऑफिशियली औपचारिक तौर पर कोई बात कही गई है कि कमेटी इस उद्देश्य से बनाई जा रही है? देखिए, आपको बता दें कि प्रयागराज हिंसा में 92 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। तमाम लोग मौके से पकड़े गए थे, तमाम लोग नामजद किए गए थे, लेकिन कुछ एक गिरफ्तारियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, आरोप लग रहे थे। तो उन्हीं आरोपों से बचने के लिए पुख्ता सबूत देखने के बाद ही, रोल देखने के बाद ही गिरफ्तारी किए जाने का फैसला किया गया है और इसी वजह से जो है ये एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। इस बीच आपको हम एक और जानकारी दे देते हैं कि जो प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड है
जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप, उसकी समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। उनमें से कुछ तस्वीरें हमें मिली हैं। हम एबीपी गंगा के दर्शकों को एक्सक्लूसिव तौर पर ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। देखिए ये तस्वीर है और ये तस्वीर 16 जून 2022 यानी अब से करीब 5 महीने पहले की है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद की तस्वीर, ये एक तस्वीर है। और एक और तस्वीर है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते। देखिए ये है अखिलेश यादव के साथ जावेद मोहम्मद की तस्वीर। 2 तस्वीरें सामने आई हैं और ये दोनों तस्वीरें 16 जनवरी की हैं। 16 जनवरी को लखनऊ में खींची गई हैं। अखिलेश यादव के आवास की संभवतः ये तस्वीरें हैं। और चूंकि जावेद मोहम्मद, इन तस्वीरों के पीछे का राज भी हम बता देते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि जो जावेद मोहम्मद है वो वेलफेयर पार्टी का जी जी जी, जी। आप कह रहे हैं कि 16 जनवरी की तस्वीर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोइन इन तमाम जानकारियों के लिए। अगली बड़ी खबर प्रयागराज से है। जुमे की हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। आज जिलाधिकारी और एसएसपी ने अटाला क्षेत्र का जायजा लिया और इलाके का दौरा करने के बाद एसएसपी ने बयान दिया है, फरार आरोपियों के सामने नहीं आने पर कुर्की की जाएगी। चिन्हित किए गए आरोपियों के पोस्टर तैयार हो चुके हैं, यह भी बयान दिया एसएसपी अजय कुमार ने, और बहुत जल्द उनके पोस्टर सार्वजनिक किए जाएंगे। किसी राजनीतिक दल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। जिनका नाम सामने आया है सिर्फ उन पर कार्रवाई हो रही है और अब तक 92 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। जावेद और अटाला मस्जिद के पेश इमाम अली के मोबाइल की भी जांच की जा रही है और डिलीट मैसेजेस को रिकवर करने के प्रयास जारी हैं। स्थितियाँ सामान्य हो रही है, शॉप्स यहाँ ओपन हो रही है और हम लोगों ने यहाँ के जो मानिंद लोग हैं, मौजूद लोग हैं, उनसे बात भी किया है, उनको आश्वस्त किया है कि जो भी बेकसूर है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। और कल हमारा काफ़ी लोगों से इस बारे में बातचीत हुआ है, तो हम लोगों ने अब तक जो कार्रवाई किया है उसके बाद से एक हम लोगों ने टीम बना लिया है कि जो भी हमारे पास वीडियो फुटेज में जो नाम आए हैं, जिनके चेहरे आए हैं, उनके खिलाफ एक्शन एक समिति के माध्यम से लिए जा रहे हैं कि वही देखेगी कि जो फुटेज में है व्यक्ति, वही व्यक्ति गिरफ्तार हो, उसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम सुनिश्चित करा रहे हैं कि किसी बेकसूर पे कार्रवाई ना हो, लेकिन जिसने भी ईंट पत्थर फेंके हैं, आगजनी किया है या करने का प्रयास किया है, उसको कोई भी बख्श नहीं सकता और उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। और ये भी है, आने वाले फ्राइडे पे भी हम लोग अलर्ट हैं। हम अपना एरिया सब पूरा देख रहे हैं, हमारे सभी एसडीएम सीओ एरिया देख रहे हैं, उनमें ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। पिछली बार से कई गुना ज़्यादा ड्यूटियां इस बार लगाई जा रही हैं, ताकि जो आम लोगों को दिक्कत हुई है इस बार, छोटे छोटे बच्चों को आगे करके जो हरकतें कराई गई हैं, तमाम लोगों का नुकसान हुआ है, गिरफ्तारियां हुई हैं, ऐसी नौबत ना आए। हमारी पूरी तैयारी इसी के लिए है। यूपी की पुलिस बहुत जल्द हेलीकॉप्टर से लैस हो जाएगी। योगी सरकार ने इसके लिए मेगा प्लान तैयार किया है। विदेशों की तर्ज पर यूपी पुलिस के बेड़े में हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। हिंसक भीड़ और दंगाइयों से आसमान से यूपी पुलिस कंट्रोल करेगी। कुछ कंपनियों ने इसके संबंध में गृह विभाग को अपना प्रेजेंटेशन दिया है। पर्यटन, पुलिसिंग और इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर के उपयोग पर योगी सरकार विचार कर रही। यूके डिफेंस एवं सिक्योरिटी एक्सपोर्ट, ब्रिटिश हाई कमीशन और एयरबस हेलीकॉप्टर के प्रतिनिधियों ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के सामने प्रेजेंटेशन दिया है। आने वाले दिनों में यूपी पुलिस और आधुनिक हो सकती है, हेलीकॉप्टर से लैस हो सकती है। इसे लेकर शासन स्तर पर विचार भी शुरू हो गया है। अगर बात करें तो एयरबस हेलीकॉप्टर के प्रतिनिधि जो हैं, उनकी तरफ से एसीएस होम के सामने एक प्रेजेंटेशन भी दिया जा चुका है और हेलीकॉप्टर से पर्यटन, पुलिसिंग और आपातकाल की स्थिति में किस तरह से इस्तेमाल इसका किया जा सकता है, कितनी उपयोगिता हो सकती है, इसको लेकर ये पूरा प्रेजेंटेशन दिया गया। बताया गया इस प्रेजेंटेशन में कि किस तरह से अगर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी मदद से आपदा की अगर कोई स्थिति, आपातकालीन स्थिति है, तो कैसे वहाँ सहायता पहुंचाई जा सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो बाढ़ के कोई हालात हो तो उसमें कैसे राहत और बचाव कार्य किया जा सकता है, पीड़ितों को खाद्य सामग्री पहुंचाई जा सकती है। मेलों और कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरह से पिछले कुछ समय में हमने देखा कि पुष्प वर्षा भी होती है, तो उसमें किस तरह से आगे भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो सकता है, इस पर भी बात हुई। इसके इस्तेमाल से कैसे पर्यटन में इसका इस्तेमाल हो, पायलट पेट्रोलिंग में इस्तेमाल हो, इन सभी चीज़ों को लेकर इस प्रेजेंटेशन में जानकारियाँ दी गई थी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब सरकार मंथन करने लगी है कि
क्या हेलीकॉप्टर की आगे ज़रूरत हो सकती है, कितना ज़रूरी ये हो सकता है। और निश्चित रूप से अगर मंथन शुरू हुआ है, शासन का विचार शुरू हुआ है, तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में यूपी पुलिस का जो बेड़ा होगा उसमें हेलीकॉप्टर भी शामिल होंगे, पुलिसिंग के लिए भी। और इसके अलावा उनका इस्तेमाल पर्यटन के लिए भी आने वाले दिनों में किया जा सकता है। पर्यटन के लिहाज से पहले ही इसको लेकर चर्चा शुरू हो चुकी थी, तो निश्चित रूप से एक बड़ा कदम होगा और इसे लेकर अब शासन के स्तर पर विचार भी शुरू हो गया है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।